नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग खेलों के इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े हैं। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के काफिलों ने उनकी अगवानी की है। नीरज चोपड़ा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का यह पहला दौरा है, जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे उनके खेल से प्रभावित होकर देश का रुख करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा है। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा के लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नीरज के घर से लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़े पांडाल लगाए गए हैं, जहां पर 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया। लोगों का कहना है कि गांव में यह दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। बहुचर्चित डिंगरहेड़ी गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ू के गांव डिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। सोनीपत के मुरथल गांव में राजकीय स्कूल और कॉलेज के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि स्कूल आने वाली बेटियों के लिए निकलने का रास्ता तक नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ताऊ देवीलाल में बेटियां दूर दराज से पढ़ने के लिए आती हैं। लोगों का कहना है कि गांव वाले और स्कूल कॉलेज प्रशासन हर किसी के सामने गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि छात्राओं के साथ ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें भी दूर हो सकें। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया है। बाजार में डिजिटल राखियां बेची जा रही हैं और राखी पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भाई बहन के प्यार से जुड़े गानों की वीडियो देखने को मिलेगी। साईं राखी निर्माता ने कुछ ऐसी ही राखियां तैयार की है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत सी बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही, उनके लिए खास ये राखियां तैयार की गई हैं। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। 13 शिकायतों का सीएम ने निपटारा किया। गुरुग्राम की तहसीलों में अब जमीन की पैमाइश की मशीन लगाई जाएगी। नई पॉलिसी के बाद विज्ञापन टेंडर ऑनलाइन होंगे। दक्षिणी हरियाणा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आशीर्वाद जनसभा पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, मैं हरियाणा को टुकड़ों में तोड़कर नहीं देखता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस यात्रा के कोई सियासी मायने नहीं है। राव इंद्रजीत का अपना अलग स्थान है, इसको कोई नहीं ले सकता। अंबाला छावनी में ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवा रहे ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। अनिल विज ने कहा कि यह ट्रक ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि ये वो कैटेगरी है जो वैक्सीन से वंचित रह जाती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हर वक्त अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। इसकी वजह से इनको वैक्सीन नहीं लग पाती। यहां पर गाड़ी रोककर ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं इस वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवा चुके ट्रक ड्राइवरों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। ट्रक ड्राइवरों की माने तो ये बहुत अच्छी पहल है। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया कि गठबंधन सरकार जल्द ही बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसे जल्द लागू किया जाएगा।
यादव ने बताया कि उनके विभाग की ओर से 19 वर्गों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है और इन सभी योजनाओं के 95% काम ऑनलाइन किए गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जेजेपी ने सत्ता में आने से पहले बुढ़ापा और विधवा पेंशन 5100 किए जाने का वादा किया था। इसके बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, फिर दोनों की मिलीजुली सरकार बनी। दोनों दलों की सरकार ने बनने के बाद पेंशन को हर वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया है, लेकिन 5100 रुपए कब किए जाएंगे इसका अंतिम निर्णय गठित की गई कमेटी ही लेगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए हिसार विधायक कमल गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कमल गुप्ता ने बताया कि देश भर में 6 लाख से ज्यादा कोविड वॉलंटियर्स बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा में प्रत्येक 2 जिलों पर एक आपदा प्रबंधन प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर प्रभारियों के बाद संयोजक बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 306 मंडलों में नियुक्तियां कर दी गई हैं। हरियाणा में 32,000 कोविड वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। विधायक कमल गुप्ता ने सिरसा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा पर भी प्रसन्नता जाहिर की है, लेकिन कृषि कानून के सवाल पर भड़क उठे और हर हाल में कानून लागू रहने की बात कही। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 438 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार हैं। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,582 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 142 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। उधर दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले हैं। एक दिन में 73 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में भी अब 467 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार है। पृथला में आईएमटी के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी कोरोना काल में लोगों के लिए रक्त इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। साथ ही पौधारोपण अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें करीब 250 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। नोह के पुन्हाना में 74 गांव में 952 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द शिक्षा दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पुन्हाना में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान ने पुन्हाना ब्लॉक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे किया है। शिक्षा अभियान के तहत नजदीकी स्कूलों के अंदर अलग से सेंटर बनाकर इन बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और बीएड पास शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम भी किया जाएगा। बच्चों को किताब, बैग और स्टेशनरी सामान भी सरकार दिलाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित और युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को न बोलने देने के सरकार पर आरोप लगाए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गरीब, किसान और महंगाई को लेकर मुद्दे न उठाने का दर्द बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एकमात्र विपक्षी सांसद होने के बावजूद भी उन्हें इन मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ यही कहा गया कि आप इन मुद्दों को छोड़कर बाकी किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं। अगर गरीब किसान के हित की बात नहीं संसद में उठा सकते तो वह कहां इन मुद्दों को लेकर बात करें। सरकार विपक्ष के मुद्दे पर जवाब ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा ना करवाए तो ये पूरी तरह से गलत है। आईपीएस पीके अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने आईपीएस मनोज यादव की जगह ली है। यूपीएससी ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 नामों का पैनल हरियाणा सरकार को भेजा था। पैनल तैयार करते समय वरिष्ठता को पैमाना बनाया गया था। पैनल में आईपीएस पीके अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा और मोहम्मद अकील के नाम शामिल थे। पीके अग्रवाल का कार्यकाल 2 साल का होगा। पीके अग्रवाल बिहार के रहने वाले हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी तक वो डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर काम कर रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज ने नवनियुक्त डीजीपी पीके अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की है। अनिल विज से पुलिस महानिदेशालय में पीके अग्रवाल ने मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने आपस में विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की, अपने अनुभवों को साझा किया। डीजीपी पीके अग्रवाल ने अपना कार्यभार पंचकुला पुलिस मुख्यालय में संभाल लिया।
अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की। निगम की बैठक में कमिश्नर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें सभी पार्षद मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्षदों ने भी 100 के करीब पॉइंट्स रखे। इस बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को शांत करवाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जो भी सदन की मर्यादा तोड़ेगा उसे सदन से बाहर किया जाएगा। ओलंपिक खेलों में राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई गई है, जिसे विश्व प्रख्यात आर्टिस्ट यूनुस खान और उनकी टीम ने बनाया। इस पेंटिंग का उद्घाटन जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पलवल के इंस्पेक्टर बलवान सिंह और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने रिबन काटकर किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर खापों की अगुवाई में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर के पहुंचे हैं। किसानों ने तीनों कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन को मजबूत और तेज करने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि आंदोलन अब 36 बिरादरी का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर तीनों कानून रद्द करके किसानों की मांग पूरी करें। रवाना होने से पहले इकट्ठा हुए किसानों ने तीनों कानूनों के खिलाफ सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर पर एथलेटिक्स खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया। इसके अलावा शॉटपुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और रिले दौड़ का भी आयोजन किया गया। खेल अधिकारी राम लोटन ने बताया कि पलवल में खिलाड़ियों के चयन के लिए विभिन्न खेलों के लिए ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से 27 से 29 अगस्त 2021 तक 20 खेलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 11 अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो एक गांव के किसानों के लिए भारी पड़ गया क्योंकि वे किसान इस यात्रा में शामिल हो गया था। ट्रैक्टर पर बैठे उस व्यक्ति के पास गांव के कुछ लोग आए और उसको तिरंगा यात्रा में भाग न लेने के लिए मना करने लगे। जब उसने वहां न जाने देने का कारण पूछा तो वे लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। रैली से आने के बाद पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। कहा गया कि उसके साथ ना कोई बात करेगा और ना किसी तरह का संपर्क रखेगा। लोगों ने कहा है कि सुरेश उर्फ लाला, रमेश और संदीप ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था, इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो उससे और उसके परिवार से बात करेगा। समाज ने फैसला किया कि दरांती से लेकर कंबाइन तक किसी भी कृषि औजार का प्रयोग नहीं करेगा। पंचायत फैसले का उल्लंघन करने वाले पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज किया है। केस में फरीदाबाद के वकील संदीप छपराना और उसके 2 साथियों का नाम भी शामिल था। संदीप छपराना फरीदाबाद कोर्ट में वकील है। साथी वकीलों ने कहा है कि पुलिस ने संदीप छपराना पर झूठा केस दर्ज किया है। इस मामले में पलवल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने कहा कि साथी वकील पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया। पुलिस उसे कैंसिल करे, उसके असली आरोपियों पर कार्रवाई करे। सिरसा में शहीद मदनलाल धिंगड़ा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद मदनलाल धिंगड़ा की कुर्बानी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आबकारी नीतियों के विरुद्ध शराब की दुकानें चला रहे ठेकेदारों की वजह से छोटे ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेवाड़ी के अलग अलग शराब के ठेकों पर शराब बेचने के लिए लुभावनी स्कीम्स लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे छोटे शराब के ठेकेदार परेशान हैं। वे सरकारी किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। छोटे ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला इनके संज्ञान में आया है। गोवाना के आदर्श नगर में किराने की एक दुकान में अचानक से आग लगी। इससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से उसे लाखों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा दमकल विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। दुकान मालिक का कहना है कि कई बार फोन करने के बावजूद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके चलते उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। पलवल के करमन में परिवार और मंदिर के पुजारी को नशीला पदार्थ सुंघाकर मंदिर और घर में चोरी का मामला सामने आया।
बाइक सवार 2 युवकों ने दवाई के लिए गुलमोहर के पत्ते मांगे। पत्ते दे देने के बाद बदमाशों ने घर में सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ सुंघा करके बेहोश कर दिया। बदमाशों ने मंदिर के पुजारी को भी बेहोश कर दिया और मंदिर से सोने चांदी की मूर्तियों को चुरा कर ले गए। पंचकुला के बरवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पति से कई दिनों से उसकी अनबन चल रही थी। घूमने जाने की जिद को लेकर के दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।